मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, जहां पर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में पर्वतीय सांस्कृत संस्था द्वारा ही महाकौथिक नोएडा 2025 का आयोजन किया गया। इस सांस्कृत मेले में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पारंपरिक नृत्य और संगीत, वेशभूषा और इसके साथ ही हस्तशिल्प की भी झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शक शामिल हुए और उत्तराखंडी संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिला। आयोजन का उद्देश्य पर्वतीय संस्कृति को संरक्षित और इसके साथ ही प्रोत्साहित करना बताया गया है। पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित महाकौथिक नोएडा 2025 के अवसर पर यहां उपस्थित महाकौथिक की संस्थापक, जो प्रत्येक वर्ष इस महाकौथिक के संयोजन का प्रमुख दायित्व निभाती हैं, श्रीमती कल्पना चौहान जी, चेयरमैन महाकौथिक आदित्य घिल्डियाल जी, अध्यक्ष महाकौथिक नोएडा 2025 श्री हरीश असवाल जी, श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी, प्रसिद्ध संगीतकार एवं संयोजक हमारे मित्र डॉक्टर कपिल त्यागी जी, प्रस्तुति देने वाले राकेश खनवाल जी, विवेक नौटियाल जी, दीपा नगरकोटी जी और पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था के सभी पदाधिकारीगण और इस महाकौथिक का आयोजन और संयोजन करने वाले सभी पर्वतीय समाज के हमारे एवं अन्य समाज के सभी हमारे महानुभाव और इस महाकौथिक के अवसर पर आए हुए बड़ी संख्या में आए हुए सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो महाकौथिक के अवसर पर पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित इस विशाल विराट महाकौथिक में आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी माताओं, बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय कि मुझे पिछले वर्ष भी आप सबके बीच में इस महाकौथिक में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था और इस वर्ष भी आप सबके बीच में आने का यहां पर शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोग अपने राज्य से दूर रहकर भी जिस प्रकार से उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सजोने का काम कर रहे हैं, वास्तव में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और यहां मंच पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं नोएडा में नहीं हूं, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूं। और यदि ये कहा जाए कि आप सभी। नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड लगातार पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य के रूप में उभर रहा है और सरकार धार्मिक, साहसिक और इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, जिससे राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उत्तराखंड में नई बुलंदियां छुई हैं। बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के राष्ट्रीय पुरस्कारों ने देवभूमि को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने में बहुत अपनी भूमिका निभाई है। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 में हमारे 4 गांव जखोल, हर्सिल, सूफी और गुंजी पर्यटन घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में भी उत्तराखंड को 1 to 8 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बेड इन उत्तराखंड एक हमारी बड़ी गेम चेंजर योजना हो सकती है आने वाले समय में। अभी भी बहुत तेजी से लोग अपने मंगल कार्यों के लिए अब देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से,
कि उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम में हमारी शीतकालीन यात्रा का भी जो है पूरी तरह से उसको पूरे देश और दुनिया के सामने ले गए। वहीं हमारे वेड इन उत्तराखंड की बात भी उन्होंने करी है कि अच्छे मंगल कार्य करने के लिए आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूं, लोगों को आप भी बात करते होंगे तो उनसे कहिए कि देवों के सबसे नजदीक का स्थान, भगवान के सबसे नजदीक का स्थान कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ आएंगे तो भगवान माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, शुभचिंतकों की शुभकामनाएं मिलेंगी, लेकिन साथ साथ मंगल कार्य में भगवान का आशीर्वाद भी उनको यहाँ मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी स्कूलों में भगवत गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्य और जीवन दर्शन जोड़ने में ही मदद मिलेगी। उन्होंने अल्मोड़ा के ऐतिहासिक कटार मल सूर्य मंदिर को उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताते हुए लोगों से इस प्राचीन स्थल के दर्शन करने की भी अपील की। स्कूलों में गीता पाठ अनिवार्य होगा और स्कूलों में ही अब बताया जा रहा है कि सीएम धामी के निर्देश पर अब गीता पाठ जो है वो अनिवार्य रहेगा। छात्रों को नैतिक संस्कार भी मिलेंगे, ऐसा सीएम धामी कह रहे हैं। सीएम धामी ने नई पहल की शुरुआत की है, जिसके बाद अब स्कूलों में गीता पाठ भी करवाया जाएगा। छात्रों को नैतिक संस्कार दिए जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने अहम निर्देश दिए हैं, जिसके चलते अब स्कूलों में गीता पाठ कराया जाएगा। स्कूलों में गीता पाठ अब अनिवार्य होगा। छात्रों को मिलेंगे नैतिक संस्कार। और देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर छात्रों के लिए अब एक और गीता पाठ का जो अहम है वो चीजें अब बच्चों को संस्कारों को, नैतिक संस्कारों को बढ़ावा देने के चलते ये अहम जो है सीएम धामी के द्वारा अनिवार्य किया गया है। नई पहल की शुरुआत अब उत्तराखंड में कर दी गई है, जिसमें स्कूलों में गीता पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम धामी ने ट्वीट किया है और गीता के श्लोकों के पाठ को अनिवार्य किया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। पहल विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति से जोड़ने के लिए अहम है, ऐसा भी सीएम धामी ने कहा है। तो उत्तराखंड की विरासत पर अब फिर से एक अहम फैसला लिया गया है सीएम धामी के द्वारा। तो उत्तराखंड के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है, विरासत पर जोर दिया जा रहा है और स्कूलों में गीता पाठ अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही नैतिक मूल्य और जीवन दर्शन से जोड़ते हुए उनके स्वर्णिम विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है, ऐसा भी सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा है। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा है कि उनकी विधानसभा विकास कार्यों में भी पहले नंबर पर है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पुरोला विधानसभा में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले से ही अधिक कार्य हुआ है। तमाम विकास कार्य पुरोला विधानसभा में किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 24 दिसंबर को उनके सुदूर पर्वतीय इलाके साकरी में ही फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पहली बार ओली की तर्ज पर यह फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है और इसके साथ ही कई अन्य सवालों के जवाब विधायक दुर्गेश्वर लाल ने दिए हैं। जंगली जानवरों के जो हमले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और जो पुरोला क्षेत्र है उसकी विधानसभा, आपकी विधानसभा में भी लगातार कहीं न कहीं जंगली जानवर लगातार हमले आपको देखने को मिल रहे होंगे। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जंगली जानवरों द्वारा है जो मानव क्षति हो रही है और कई लोगों पे हमले हुए। मेरी विधानसभा में अपना जो है, क्योंकि फॉरेस्ट क्षेत्र है, रिजर्व क्षेत्र है, गोविंद वन्य जीव विहार क्षेत्र है, कई लोगों पे जो अटैक हुआ है और मैंने इस संबंध में विभागीय अधिकारी को, डीएफओ को, चीफ को, हॉफ को, आपके जो है फॉरेस्ट का जो प्रमुख सचिव है उनको और माननीय मुख्यमंत्री को भी इससे अवगत कराया और डे टू डे बेसिस पे मैं खुद मॉनिटरिंग भी करता हूँ। कई बार ये करने के ये निंदनीय है
मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंध में बात करी कि भाई जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इनके लिए कुछ प्रभावी नीतियां बनाई जाए, क्योंकि फॉरेस्ट का जो काला कानून है ये बेसिकली मेरे क्षेत्र को तो बेसिकली रवाई घाटी को तो तोपा गया है और वहां पे हमारे हकूक उनको तक जो है उन पे जो है उन्होंने डाका डाला है। तो फॉरेस्ट के कहीं ना कहीं विजनरी एक फॉरेस्ट के जो कानून है उन पे कुछ ना कुछ तो प्रभावी कानून बनना चाहिए और मैं इस बात की मांग भी करता हूं, इस बात के समर्थन में हूं और माननीय मुख्यमंत्री से संबंध में मैंने बात भी करी। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका सॉल्यूशन करेंगे, जिससे जल्दी उनके लिए बाड़े बनाए जाए या उठा के कहीं जाके रिजर्व क्षेत्र जैसे राजा जी पार्क है कहीं ऐसी जगह पे उनको वहां से उठा के कहीं छोड़ दिया जाए। जी, ये थे माननीय विधायक पुरोला दुर्गेश्वर लाल जी, जिन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं जो उनके क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे हैं या जो महोत्सव पहली बार करवाना जा रहे हैं सांकरी महोत्सव, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात विस्तार से रखी और जंगली जानवरों के जो हमले बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी कि इस कानून में कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए और ताकि ऐसे खूंखार जानवर जो है इंसानी बस्तियों से दूर कैसे रखे जाएं, ऐसा कानून कहीं ना कहीं बनना चाहिए। मैं आशीष डोभाल, RNTV, देहरादून। में रिवर्स पलायन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सकारात्मक असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। बड़ी संख्या में लोग आजीविका और बेहतर जीवन की संभावनाओं के चलते पुनः अपने गांव की ओर लौट रहे हैं और कहा कि राज्य का पलायन आयोग प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं पर कांग्रेस ने रिवर्स पलायन को लेकर भी सरकार के दावों पर सवाल उठाए। करण माहरा ने कहा है कि राज्य में जो रिवर्स पलायन हुआ वो सरकार की नीतियों का परिणाम नहीं बल्कि कोरोना काल की मजबूरी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पलायन आयोग केवल ही कागजों तक सीमित है और इसकी बैठकों का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। कांग्रेस नेता ने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं में भी सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई ठोस सुधार नहीं हो पाया है। रिवर्स पलायन पर सीएम धामी ने दावा किया है कि गांव की ओर लौट रहे हैं लोग और इसके साथ ही आपको बता दें कि पलायन आयोग भूमिका निभा रहा है, ऐसा भी उन्होंने कहा और कांग्रेस ने दावों पर कई सवाल भी उठाती हुई साफ तौर पर नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा नीतियां नहीं कोरोना मजबूरी रहा है, जिसके चलते लोगों की वापसी अब उत्तराखंड में हो रही है। कांग्रेस ने दावों पर अब खास तौर पर पलटवार भी किया है और साफ तौर पर कहा है कि नीतियां नहीं कोरोना मजबूरी रही है, जिसके चलते लोगों ने वापसी करी है। वहीं पर सीएम धामी का कहना है कि रिवर्स पलायन जो है वो कारगर रहा है और जिसके चलते लोग वापसी कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कांग्रेस ने इस बात को झुठला दिया है। रिवर्स पलायन को लेकर लगातार हमारा पलायन निवारण आयोग काम कर रहा है और उसमें हमने बहुत सारे लोग जो पिछले सालों में रिवर्स होकर आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हम सभी के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी और राज्य के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से आज अनेकों लोगों ने अपने रोजगार खड़े किए हैं। होम स्टे के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में आज काफ़ी लोग आगे आकर अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़ रहे हैं, फिर से अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं और आने वाले समय में ये और बढ़े, उसको लेकर हम प्रवासी पंचायत इसका भी आयोजन प्रत्येक जनपद में करने वाले हैं। कोरोना के कारण हुआ, जो लोग कोरोना में वापस आए थे वो लोग अब गांव में बसे हैं, उसमें कोई सरकार का हाथ नहीं है। और मेरा ये मानना है कि आज अगर आप डाटा उठा के देखें, मनरेगा जैसी स्कीम का नाम बदल के उसकी मूल भावना को खत्म किया गया है। इससे रिवर्स पलायन को धक्का लगेगा, क्योंकि लोगों को अब काम मिलेगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं। 40% जो हिस्सा है वो
स्टेट गवर्नमेंट्स का कर दिया गया है। योजनाएं जो जमीन से उठ के ऊपर तक जानी थी, जिसके पर विचार ये था कि योजनाएं गांव की आवश्यकता के हिसाब से, उसको खत्म कर दिया गया है। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। पलायन आयोग की कितनी मीटिंग्स हो गई ये धामी जी बता दें। मैं तो पिछले 4 साल से पलायन आयोग की, उत्तराखंड के विभाग की कोई मीटिंग नहीं देख रहा। दूसरा मेरा ये मानना है कि आप मनरेगा जैसी स्कीम में, जिसमें केंद्र सरकार का 90% आता था, उसमें केवल 44 दिन का रोजगार दे पाए हैं एवरेज उत्तराखंड में। आप 100 दिन का पूरा रोजगार भी नहीं दे पाए हैं, तो आप किस रिवर्स पलायन की बात कर रहे हैं? अस्पतालों में आपके गाँव के डॉक्टर नहीं है, गाँव के स्कूलों में टीचर नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, कुटीर उद्योग आप खोल नहीं पाए हैं। आखिर किस आधार पर आप रिवर्स पलायन की बात करें? खाली गाल बजाने से या बातें कह देने से नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। उत्तराखंड में मिलावटी शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। विभाग ने अब महिला शक्ति को भी फील्ड में सक्रिय करने का निर्णय लिया है। महिला आबकारी कर्मी न केवल अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी और निगरानी करेंगी, बल्कि आम लोगों को मिलावटी शराब के नुकसान को लेकर जागरूक भी करेंगी। आबकारी विभाग का कहना है कि महिला टीमों की तैनाती से निगरानी व्यवस्था और मजबूत होगी और अवैध शराब कारोबारियों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी। इसके साथ ही विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में मिलावटी शराब के कारोबार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मिलावटी शराब पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग की यह सख्त कार्रवाई की गई है, जहां पर फील्ड में महिला शक्ति उतरती हुई नजर आई है। अवैध शराब पर पहरा कड़ा कर दिया गया है। कारोबारियों पर भी अब शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। तो इसके साथ ही पुलिस द्वारा छापेमारी भी की जा रही है और अवैध कारोबारियों पर शिकंजा लगातार बना हुआ है। अवैध शराब भी पकड़ा गया है। मिलावटी शराब पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है आबकारी विभाग के द्वारा। तो राज्य में मिलावटी शराब के कारोबार को रोकने के लिए लगातार आबकारी विभाग द्वारा ही कार्रवाई की जा रही है, बल्कि आम लोगों को मिलावटी शराब के नुकसान से बचाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तराखंड में मिलावटी शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार आबकारी विभाग द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग ने अब महिला शक्ति को भी फील्ड में सक्रिय करने का भी निर्णय ले लिया है और महिला आबकारी कर्मी न केवल अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी और निगरानी करेंगी, बल्कि आम लोगों को मिलावटी शराब के नुकसान को लेकर जागरूक भी करेंगी। आबकारी विभाग का कहना है कि महिला टीमों की तैनाती से निगरानी व्यवस्था और मजबूत होगी और अवैध शराब कारोबारियों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी। विभाग ने स्पष्ट ये भी कर दिया है कि राज्य में मिलावटी शराब के कारोबार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मिलावटी शराब पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग इसके खिलाफ सख्त नजर आते दिखाई दे रहे हैं। कारोबारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं को भी आबकारी विभाग में अब रखा गया है ताकि ये कार्रवाई की जा सके और अच्छे तरीके से कारोबारियों पर लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-454545
4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। देहरादून में ही शीतलहर को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पर्वतीय जिलों में पर्याप्त मैन पावर की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से ही निपटा जा सके। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़कों को बंद न होने दिया जाए और आवागमन सुचारू बनाए रखा जाए। शीतलहर से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने और रेन बसेरों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि जरूरतमंदों को हर हाल में समय पर सहायता मिले, इसके लिए प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम करे। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सभी डीएम को सतर्क रहने के सीएम धामी ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं। ठंड के कहर के चलते ही सीएम धामी ने निर्देश दिया है ताकि रैन बसेरों में अब सुविधाएं जो है उनको बढ़ाया जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं आपको बता दें कि देहरादून में ठंड का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते शीतलहर को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है पर्वतीय जिलों प्राप्त पर भी तैनाती की जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो और सड़कों को बंद ना होने दिया जाए, आवागमन सुचारू रूप से जारी रहे और इसके साथ ही अलाव जलाने और रेन बसेरों में सुविधाएं बढ़ाने के उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को ही सहायता प्रदान की जाए और साथ ही तत्परता पर निर्देश जो दिए हैं उनके थ्रू ही काम किया जाए। तो रैन बसेरों की व्यवस्था मजबूत की जाएगी, अलाव की व्यवस्था भी की जाएगी जहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है ताकि रैन बसेरे में रहने वाले लोगों को परेशानी ना हो। ठंड के चलते सीएम धामी ने निर्देशित किया है। हरिद्वार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गुलदार पेड़ में फंसा हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलने पर ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को सुरक्षित तरीके से पेड़ से नीचे उतारा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही आसपास के इलाकों को खाली कराया गया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वन विभाग की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। रेस्क्यू का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब देखकर सराह भी रहे हैं। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पर हरिद्वार में पेड़ पर गुलदार फंसा हुआ नजर आया। वन विभाग ने सफल रेस्क्यू भी जिसके बाद कर लिया। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी देते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गुलदार पेड़ पर लटका हुआ नजर आया, जिसका वीडियो भी किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो गया और लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी देना शुरू कर दिया। तो हरिद्वार में ही उस समय हड़कंप मच गया जब एक गुलदार पेड़ में फंसा हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलने पर ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को सुरक्षित तरीके से ही पेड़ से नीचे उतारा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आसपास के इलाकों को खाली भी करा दिया गया और सुरक्षा के लिहाज से ये इलाके हैं वो खाली कराए गए, जहां पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। वन विभाग की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। रेस्क्यू का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब सराह रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने दिल्ली में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। भट्ट ने कहा कि बीजेपी एक युवा पार्टी है, जहां कार्यकर्ताओं से ही नेतृत्व उभरता है और नितिन नबीन के नेतृत्व से देश में सकारात्मक माहौल बना हुआ है।
पार्टी युवा पार्टी है और जो बड़ी संख्या में किसी भी उम्र का व्यक्ति होता है उसकी कार्य करने की पद्धति युवात्मक रहती है। तो नितिन जी के अध्यक्ष बनने के बाद मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है। युवाओं में एक प्रकार सा जोश है और यह भी मैसेज गया है कि कोई भी कार्यकर्ता कभी भी इस पार्टी का नेतृत्व कर सकता है कि इस पार्टी के अंदर नेता पेट से पैदा नहीं होते, नेता जो है कार्यकर्ताओं के बीच से सीख कर आगे बढ़ता है। नगर निगम देहरादून का खजाना लगातार मजबूत होता जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में नगर निगम को भवन कर और चलानी कार्रवाई से दिसंबर आखिरी तक बड़ी आय हासिल हुई है। नगर निगम के कर अनुभार के अनुसार ही अब तक 35 करोड़ 89 लाख रुपए भवन पर जमा हो चुका है और वहीं पर नगर आयुक्त ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल भवन कर वसूली में ही अधिक बढ़ोतरी हुई है। ऑनलाइन भुगतान और नियमित अभियान बकायादारों पर ही सख्ती से भवन कर वसूली में तेजी आई है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे, नगर निगम का खजाना अब मजबूत होता नजर आ रहा है। इस बार जो हाउस टैक्स का और प्रॉपर्टी टैक्स का जो प्रमुख हमारा राजस्व का स्रोत है उसको लेकर के सभी माह में निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है और अभी तक टैक्स कलेक्शन के कार्य में काफी संतोषपूर्ण कार्य किया गया है। इसको और अधिक, क्योंकि इस बार हमने टारगेट बहुत ज्यादा रखा है, लक्ष्य हमारा बड़ा है और आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों तक और टैक्स धारकों तक पहुंच करके इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। अभी तक व्हाट्सएप टैक्स का जो एक सिस्टम बनाया गया है उस प्रणाली के अंतर्गत भी 5000 से अधिक टैक्स धारक अपना टैक्स जमा करा चुके हैं और उनको रसीद भी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रक्रिया को और विस्तार देते हुए समस्त टैक्स धारकों को निगम की ओर से कैंप मोड में भी रीच किया जाएगा और ये आउटरीच प्रोग्राम अब एक्सटेंसिव मोड में अगले 3 माह के लिए चलेगा। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से निर्मित सीढ़ियों को ध्वस्त किया गया। वहीं पर प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया और प्राधिकरण ने लोगों से अपील की कि वे बिना अनुमति कोई निर्माण न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। लोग